Let's start everyone. So we will be doing the chapter of inventory, right? इन्वेंट्री का वैल्यूएशन देखिए इस चैप्टर में हम लोग सीखते हैं. हालांकि देखो इसको वैल्यूएशन करने के अलग अलग मेथड हैं. सबसे इंपॉर्टेंट तो हिस्टोरिकल कॉस्ट और नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स. ठीक है, इसको ब्रॉडली तो कैटेगरीज में हम लोग बांट सकते हैं. फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में भी ये होता है कि जो इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं होती है, मतलब वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल होती है. जैसे हर एक चीज यूनिक होता है. जैसे ये एक ग्लास अलग बना है, ऐसा कोई और ग्लास नहीं बनेगा, फिर कुछ और बनेगा, फिर कुछ अलग टाइप का. मतलब हर एक इन्वेंट्री, एवरी इन्वेंट्री इज यूनिक, इट इज नॉट इंटरचेंजेबल. या जो इन्वेंट्री आपस में इंटरचेंजेबल होती है. ठीक है, इस केस में हम लोग लेते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज. और एक नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड होता है जिसके अंदर में हमारा होता है क्या, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड. राइट, ये सब मेथड्स हम लोग देखते हैं. ठीक है, अच्छा एक चीज और, बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन हमारा क्या होता है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस. इस चैप्टर में इन्वेंट्री के मैं आपको बता दूं, हम सिर्फ कॉस्ट को डिटरमाइन करना सीखेंगे. किसको डिटरमाइन करना सीखेंगे, कॉस्ट को. हालांकि इन्वेंट्री की जो नेट नेट वैल्यू आती है वो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस. मगर इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे, कॉस्ट. राइट, अच्छा ठीक है. देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज यहां से देखिएगा, बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन. जैसे मैंने कहा आपको कि हम लोग कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू लेते हैं व्हिचएवर इज लोअर. ठीक है, इसके अंदर में हम देखेंगे कि कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती है. कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड कंप्राइज ऑफ, क्या क्या चीजें आनी चाहिए. इट शुड कंप्राइज ऑफ व्हाट थिंग्स. सो इट शुड कंप्राइज ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज, हमने जो जो सामान खरीदा है, ऑल दी कॉस्ट ऑफ परचेज. राइट, मतलब जो खरीदने में जो हमारा खर्चा लगा. प्लस इसके अलावा आना चाहिए क्या, कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन. कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका लेबर. समझ में आ रहा है कि नहीं. और बाकी अदर कॉस्ट इनकर्ड इन मेकिंग द इन्वेंटरी टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन. इसके अंदर में हमारा सेलिंग का खर्चा नहीं आएगा. तो कॉस्ट ऑफ परचेस आएगा, कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन आएगा. ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिएगा. आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या क्या चीजें ऐड होता है, कॉस्ट ऑफ परचेस, कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन और ऑल अदर कॉस्ट. ये तीन खर्चे हमारे ऐड होते हैं. कॉस्ट सेल कंप्राइज ऑफ क्या, कॉस्ट ऑफ परचेस, कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन और बाकी अदर. ये तीन चीजें हमारी ऐड हो जाएंगी किसके अंदर में, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर में. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अच्छा इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के भी दो सिस्टम होते हैं स्टूडेंट्स की. देखिए ये थ्योरेटिकल पार्ट है मेनली, उतना अभी हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट पर नहीं है, बट ये सब भी एक बार समझते हुए चलते हैं. राइट, इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के दो सिस्टम होते हैं. एक होता है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और एक होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम. दो सिस्टम, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और एक होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम. परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, जहां पर हम एवरी रिसिप्ट और मतलब रिसिप्ट मतलब जब हमारे पास में गुड्स आया और इशू जब जब मैंने दिया, उसके बाद हम इन्वेंट्री का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. देखते हैं कितना आया, कितना गया, कितना बैलेंस मेंटेन है. ये सब चीजों का हर एक एक रिसिप्ट और इशू के बाद में हम जब मेंटेन करते हैं तो इस इन्वेंट्री सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम. जबकि एक सिस्टम होता है हमारा पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम. इसके अंदर में हम लोग हर एक रिसिप्ट और हर एक इशू के बाद में नहीं करते हैं. ये आमतौर पर हम लोग के नॉर्मली बिजनेसेस में अपनाया जाता है. ये कहां पर अपनाया जाएगा, जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उनमें पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम अपनाया जाता है. यहाँ पर क्या करते हैं, इन्वेंट्री का जो हिसाब किताब है वो कहां पर किया जाएगा, इन्वेंट्री का जो हिसाब किताब है वो कहां पर रखा जाएगा, वो एट द एंड ऑफ द ईयर रखा जाएगा. एट द एंड ऑफ द ईयर हम देखें हमको साल भर में टोटल कितना सामान आया, कितना गया. या हम इसको ऐसे भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि इन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम अपना एक इन्वेंट्री टेकिंग करते हैं. क्या करते हैं, इन्वेंट्री टेकिंग, फिजिकल इन्वेंट्री टेकिंग, फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग लिख देता.
फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग करते हैं स्टूडेंट्स, राइट। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग करते हैं। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में साल के अंत में हम लोग फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग करते हैं और फिर ये करते हैं, इससे अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू निकालते हैं, राइट। तो अपने लोग अब इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के मेथड्स पर आते हैं, जिसमें से एक याद है मैंने बताया था आपको, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड और नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के अंदर में सबसे पहला स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। ये किस टाइप की इन्वेंट्री के लिए फॉलो होगा, जहां पर इन्वेंट्री आप स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर पाओगे। मुझे पता है कि मैंने अलग अलग काइंड के जार्स बनाए, ये मग्स बनाए थे, हर मग का अलग अलग प्राइस मुझे पता है। इस मग को बनाने में मान लो मेरे को 10,000 रुपये लगा, किसी और मग को मैंने बनाया था, उसमें कुछ और आइटम्स थे, उसको बनाने में 12,000 रुपये लगा, किसी मग को बनाने में कम आइटम लगा, उसका 9,000 रुपये। हर एक मग अलग अलग है। ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, नॉन इंटरचेंजेबल, ये इंटरचेंजेबल नहीं है। ठीक है, तो एक जैसे क्वेश्चन भी इसका एक देख लेते हैं फटाफट। जैसे सुरेखा लिमिटेड 3 काइंड के प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, तो तीनों अलग अलग है, PQR, इनका हिस्टोरिकल कॉस्ट आपको बता दें, नेट क्लासिकल वैल्यू बता दी। अच्छा, अपने लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों का अलग अलग से देखेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट और नेट क्लासिकल वैल्यू विच एवर इज लोअर, 38 और 42 विच एवर इज लोअर, 38, 29 और 29, 17 और 14। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 38, 29, 14, 38, 29, 14, टोटल करने पर ये आ जाएगा आपका क्या, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। आई होप ये क्लियर है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा क्या, P4। अब यहाँ पर हम लोग आ गए हैं जब हमारी इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल होती है, राइट। तो इंटरचेंजेबल मतलब क्या, मिक्स हो जाएगा, हम अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे मिक्स को, राइट। P4 इसमें क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आया सामान वो सबसे पहले इशू हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के अंदर में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे एक टेबल इस टाइप का बनता है हमारा, हालांकि लीफो के लिए बना है, फीफो के लिए भी हमको इसी टाइप का टेबल हालांकि बनाना चाहिए, राइट। हम क्या करेंगे, उस टेबल के अंदर में देखिए स्टूडेंट्स, डेट लिखेंगे, फिर 3 मेजर कॉलम्स बनाएंगे, 3 मेजर इसके अंदर में कॉलम्स बनाएंगे, रिसिप्ट, इशू और बैलेंस इन्वेंट्री। डेट, फिर रिसिप्ट, मेजर कॉलम में 1 रिसिप्ट, इशू और बैलेंस इन्वेंट्री का, राइट। फिर रिसिप्ट में भी आप 3 सब कॉलम्स बनाएंगे, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इसमें भी सेम क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इसमें भी सेम बैलेंस इन्वेंट्री में भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। आई होप ये क्लियर हो रहा है सभी लोगों को। तो आपका यहाँ पर मेजर कॉलम 1 रिसिप्ट, मेजर कॉलम 2 इशू, मेजर कॉलम 3 बैलेंस इन्वेंट्री, इसके अंदर में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इसके अंदर में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट। आई होप ये क्लियर है। फिर अभी सुनिएगा ध्यान से, जैसे जैसे करके हमारा इन्वेंट्री आता जाएगा, जैसे यहाँ पर तो लीफो मेथड से करके दिखाया है, अगर हम बात करें केवल फीफो मेथड की, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की, तो जैसे देखिए यहाँ पर हमको 4 तारीख को इन्वेंट्री हमारा आया था 950 के रेट से 45,000, मेरा बैलेंस इन्वेंट्री कितना हो गया फ्रेंड्स, क्वांटिटी में आ गया 950 रुपए के रेट से 45,000 रुपए, राइट। फिर हमको शायद 500 यूनिट हमने इशू किया, अब एक ही मेरे पास में बैलेंस में है ये 900 500 वाला, तो हम इसी में से इशू कर दिया 550 25,000, ये आ गया मेरा कितना 450 20,000। फिर मेरे पास में और आ गया 455 22,000। तो अब मेरे पास में अब 2 तरीके की इन्वेंट्री हो गई, कौन कौन सी, एक तो 450 वाली और एक 455 वाली। 450 वाली हो गई 20,000 और 455 वाली हो गई 22,000। इसमें से अब मैंने फिर से 300 और लेकर के, तो 55 के रेट पर, हालांकि ये भी 55 के रेट पर है, तो अब 3 इन्वेंट्री हो गई, 3 काइंड ऑफ इन्वेंट्री हो गए, समझ रहे हैं। रेट वाइज रेट हम इन्वेंट्री को अलग अलग करते जा रहे हैं, 450 20,000, 455 22,000,
355, 16,500, हम इसको मिक्स करके भी लिख सकते थे, अलग अलग भी लिख सकते थे, राइट। फिर अब 200 और आ गया मान लो मेरे पास में 60 रुपए के रेट पर, तो अब मेरे पास में 4 काइंड ऑफ इन्वेंट्री हो गई, 450, 455, 355 और 260। अब मैंने यहाँ पर टोटल इशू किया था 600 यूनिट। कितना यूनिट इशू किया था? 600। इसको आंसर को मैं देखिएगा, वो 600 यूनिट। तो अब देखिए, क्योंकि इसमें आंसर तो फिर किया गया है लास्ट इन फर्स्ट आउट से, मैं आपको सिखा रहा हूँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब हम देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट, जब हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट देखेंगे तो हम बैलेंस इन्वेंट्री में ऊपर से यूनिट्स को इशू करते जाएंगे। इसका मत देखिएगा, मैं फिर से आपको रिपीट करूंगा, अब इसको थोड़ा सा हम लोग इग्नोर करके चलेंगे। तो मेरा अब जो ये 20 तारीख को इशू होगा स्टूडेंट्स, वो होगा 450 वाला और 255 वाला। तो 455 50 वाला हो गया आपका 20,000 और 255 वाला हो गया आपका 11,000, राइट। अब जो मेरे पास में बैलेंस बचेगा स्टूडेंट, बैलेंस पर भी इधर ध्यान ना देते हुए मेरी बात को सुनिएगा, इसमें से मेरे पास में बचा हुआ है, ओवरऑल तो खत्म हो गया पूरा का पूरा, ये बचा हुआ है मेरे पास में 255, राइट, 11,000, 355, 16,500 और 260 वाला कितना? 12,000। ये हो गया स्टूडेंट्स मेरा फीफो मेथड। हम ऐसे ही करके आगे भी करते जाएंगे, अब मैं इसके आगे इसको नहीं कर पाऊंगा, राइट। ये कौन सा मेथड हो गया हमारा? फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आपने देखा हमने ऊपर में से इशू किया। अच्छा, जो सॉल्व किया इस क्वेश्चन को वो क्या है? लीफो मेथड के अकॉर्डिंगली। किसके अकॉर्डिंगली किया है? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के अंदर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया? लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के अंदर में हमने यहाँ पर लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के अंदर में हमने यहाँ पर, जैसे हमको यहाँ पर वही 600 यूनिट इशू करना था। अब मैं जो 600 यूनिट इशू कर रहा हूँ ना स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए कैसे करके इशू कर रहा है। इशू कर रहा है नीचे से, ऊपर से ऐसे इशू कर रहे थे, इसको अब नीचे से इशू करेंगे। यहाँ पर 600 यूनिट इशू करना है, तो इसमें से पहले 200 में से 60 चला गया, फिर इस 300 में से 55 चला गया, फिर इस 400 में से केवल 100 यूनिट चला गया, ठीक है। अब देखो जो मेरे पास में बैलेंस बचा हुआ है ये वाला पूरा 400 का 50 ये पूरा का पूरा बचा हुआ है, और 355 और बचा हुआ है, राइट। फिर आ गया मेरे पास में 843 ये, फिर अब मेरे पास में बैलेंस आ गया 450, 355 और 845। अब फिर से मान लो मैंने इशू कर दिया 547 रुपए के हिसाब से, तो इस 800 में से हमने इशू किया, एंड सो ऑन करके हम लोग फिर बैलेंस यहाँ पर निकाल लेंगे। तो अब इस पर मैं डिटेल में नहीं जा रहा, राइट। 3 मेथड्स अभी तक हम लोगों ने सीख लिए, एक सिंपल आइडेंटिफिकेशन मेथड, फीफो मेथड, लीफो मेथड। अब एक मेथड और हम लोग सीखने जा रहे हैं, वो क्या है हमारा? सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। क्या मेथड है स्टूडेंट्स? ये सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। जैसा नाम वैसा ही काम। सिंपल एवरेज प्राइस मेथड इज वेरी वेरी सिंपल। आप क्या करोगे? आप सम कर दोगे जितना भी रेट आपको रिसीव हुआ है अपॉन नंबर ऑफ रेट्स। एवरेज जैसे निकालते हैं रेट्स का, जितनी जितनी बार आया, जैसे 50 प्लस 55 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 43 होल डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। 110 और ये कितना हो जाएगा? 110 इधर भी 220 प्लस 47 स्टूडेंट्स करिए ना, डिवाइडेड बाय 5 करिए जरा सा। कितने यूनिट्स का बैलेंस हमारे पास था? जैसे 400 प्लस 300 प्लस 300 1100। 53.2 नहीं आ रहा है, 53.4 आ रहा है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा कि सिंपल एवरेज इज एक्चुअली वेरी वेरी, बस इतना ही सिंपल है ये।
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा सिंपल एवरेज मेथड, राइट। अच्छा, अब थोड़ा सा अलग सा मेथड है, क्या, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। इसका देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पर वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट का निकाला है, मैं आप लोग को अलग से लिखवा रहा हूँ। जैसे हम जो यहाँ पर बैलेंस जो निकालते हैं ना, या जो इशू भी करेंगे ना, इसी में से करेंगे, तो बैलेंस ऑफ यूनिट्स ऑफ पर यूनिट क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड का बैलेंस ऑफ पर यूनिट वेटेड एवरेज प्राइस पर यूनिट का क्या हो जाएगा, टोटल ऑफ बैलेंस, टोटल ऑफ बैलेंस जो हमारा टोटल नहीं आ रहा था, रेट क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके टोटल ऑफ बैलेंस प्लस नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ रेसिप्ट इनटू रेट होल अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्लूडिंग न्यू रेसिप्ट। देखो है तो बड़ा ही सिंपल, ये भी ऐसा कुछ बहुत इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चाहो तो फिर पहले इस वाले फॉर्मूले को आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं इस वाले फॉर्मूले को यूज करके आप लोग को सिखाता हूँ कैसे इसको अप्लाई करना है। हो गया, करें, समझे ध्यान से। तो जैसे देखिए इसी क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाइड वे में दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो पहला तो देखिए 900 आया था 50 रुपए के हिसाब से, 4500 ये तो चला ही गया, और चला भी गया 500 यूनिट 50 रुपए के हिसाब से, ये भी बैलेंस अपने पास से बचा रहा। अब 400 और आया मेरे पास में 55 रुपीज के हिसाब से 22,000, ठीक है। अब देखो हम ऐसे भी सिंपली कर सकते हैं, मेरा जो पिछला बैलेंस था वो था 20 प्लस नया जो रिसिप्ट आया वो आया 22, पिछला बैलेंस का अमाउंट पकड़ो 22 प्लस जो नया रिसिप्ट आया वो आया आपके पास में 22 होल अपॉन कितना यूनिट हो गया, 400 प्लस 400 800। बस अब डिवाइड कर दो इस 42,000 को 800 रुपए से। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये आंसर आ जाएगा आपका। अब आप मान लो इसी में से 300 यूनिट आपने इशू कर दिया, 55 रुपए के हिसाब से ये आ गया, आपके पास में अब बचा है 1100 यूनिट्स, सॉरी 300 और आ गया, सॉरी 300 और आया मेरे पास में, सॉरी 300 इशू नहीं किया, 300 और आया मेरे पास में। तो अब मेरा पहले का बैलेंस कितना था 42, नया और कितना आया 16,500 अपॉन 1100, 42 प्लस 16,500 अपॉन 1100 कितना 53.18 या 19 जो भी आ रहा, ठीक है। बस इसमें जब मल्टीप्लाई जब करें फिर इसमें ध्यान रखें कि टोटल अमाउंट इतना ही आना चाहिए, मतलब आपका ये रेट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है मगर देखिएगा कि ये अमाउंट इतना ही आना चाहिए। अब मान लो 200 और आ गया 60 रुपए के हिसाब से 12,000, हाँ तो आपको ये 58,500 ही लिखना है, ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब मान लो आपके पास में 200 यूनिट और है 12,000 रुपए, तो 58,500 तो पहले था ही, प्लस 12,000 और आ गया, होल डिवाइडेड बाय 1100 प्लस 200 1300।
जो भी आ रहा है, ठीक है। अब इसी में से मैंने अगर 600 यूनिट इशू कर दिया, तो अब देखिए, अब आप 600 इंटू 54.23 एग्जैक्टली करिए, तो देखिए क्या 32,538 आ रहा है, एग्जैक्टली बताइएगा, एग्जैक्टली आ रहा है। आप देखो 700 इंटू 54.23 करोगे तो फिर एग्जैक्टली आपका 37962 नहीं आएगा। एग्जैक्ट आ रहा है, 61 आ रहा है, मगर 1 रुपए को आपको फिर एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये देखना है कि ये 500 रुपए तक टोटल हो जाए। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ना ये रुपए में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, तो फिर 1 रुपए इधर बढ़ा दो या तो फिर 1 रुपए इधर बढ़ा दो, मतलब आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर जब नया आया, मान लो 37,600 रुपए का आया, तो 37,962 तो फिर इधर था ही, सॉरी, हाँ, तो वो थोड़ा सा आपको फिर वो ध्यान देना पड़ेगा, हर जगह पर आपको 1 आध रुपए 2-4 रुपए कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा स्टूडेंट्स। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये आप लोग हिसाब से फिर निकाल लेंगे, मेरे हिसाब से ये एकदम सिंपल मेथड है, इसके अंदर में भी बहुत कुछ है नहीं, ठीक है। एक और मेथड है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड का, जो कि है हमारा क्या, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। एक और मेथड है हमारा, क्या है इसका नाम, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, ठीक है। जैसा कि इसका नाम समझ में आ रहा है, देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, हमारे पास में इन्वेंट्री की, हमने इन्वेंट्री टेकिंग किया, अभी नॉन हिस्टोरिकल है, मतलब हम साल के अंत पर इन्वेंट्री टेकिंग कर रहे हैं, ईयर एंड पर क्या कर रहे हैं, ईयर एंड पर हम इन्वेंट्री टेकिंग कर रहे हैं। मेरे पास में इन्वेंट्री टेकिंग करने के बाद में इन्वेंट्री का मेरे पास में कॉस्ट तो नहीं आया, क्या आएगा मेरे पास में, सेलिंग प्राइस। हम उसमें से अपने प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, तो क्या निकल करके आ जाएगा मेरे लिए, कॉस्ट। क्या निकल करके आ जाएगा मेरे लिए, कॉस्ट। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम ईयर एंड पर अपनी इन्वेंट्री टेकिंग कर रहे हैं, इन्वेंट्री का हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास में सेलिंग प्राइस, हमने इसमें से माइनस किया प्रॉफिट, तो फिर मेरे पास में क्या आ गया, हमारा कॉस्ट। ध्यान समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स, measures X, Y and Z are in retail business. Following information are obtained from the records for the year ended 31st March 2020. क्या क्या है, goods received from suppliers subject to trade discount and taxes, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना मेरे से प्रॉफिट निकलवाने के लिए इसमें क्या क्या चेंज करेगा, वो एक बार मैं आप लोगों को बता दूं। तो हम यहाँ पर जैसे देखिए कैसे करेंगे, एक बार क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं और क्लैरिटी समझ आप लोग को फॉर्मूला लिख पाऊंगा। गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर्स हमारे पास में 15,75,500, ठीक है। मेरा ट्रेड डिस्काउंट और सेल्स टैक्स है 11% का। तो आप लोग समझिए कि इस 15,75,500 में से तो मैं ट्रेड डिस्काउंट घटाऊंगा, और जो भी प्राइस आएगा उस पर मैं क्या करूंगा, सेल्स टैक्स ऐड कर दूंगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करूंगा और सेल्स टैक्स ऐड कर दूंगा। तो आप लोग एक काम करिए, 15,75,500 में से 3% तो माइनस करिए और प्लस कर दीजिए 11%। पहले 3% माइनस करिए फिर प्लस करिए 11%, ठीक है। यस, फिर प्लस करना है अपने को 11%, 16,96,340। अभी सुनिए स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, ये हमारी गुड्स की कॉस्ट हो गई, ठीक है। टोटल जो इस साल हमने खरीदा था, नहीं नहीं, जो माइनस करने के बाद जो आएगा उसी पर ना आपका टैक्स लगेगा। 3% माइनस करोगे, जो वैल्यू आएगी उसको आप ऐड करोगे, उसमें आप ऐड करोगे 11%, राइट। फिर अब देखो ये हमारा कॉस्ट है, ये हमारा कॉस्ट ऑफ परचेज आया एक्चुअली,
हमारे भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं आया है, कॉस्ट ऑफ परचेज आया है। हमने फिर निकाला पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, हमको दिया हुआ है 87,500। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर हमको दिया हुआ है 24,45,500। अच्छा एक चीज और देखो, इसमें आपको सेल प्राइस और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दे दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2,35,000 रुपए आपको सेलिंग प्राइस ऑलरेडी दे दिया है इन्वेंट्री की। तो अभी हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आपको इस वाले क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेंट्री दे देगा, आपको सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेंट्री में से क्या चीज माइनस करना है, प्रॉफिट माइनस करना है। तो फिर आपका क्या निकल करके आएगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, राइट। और प्रॉफिट निकालने के लिए देखिए, प्रॉफिट का जो हमारा परसेंटेज बनता है स्टूडेंट्स, ये कैसे बनता है, प्रॉफिट का हमारा परसेंटेज बनता है ग्रॉस प्रॉफिट या प्रॉफिट हम कह सकते हैं अपॉन सेल्स इनटू 100। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम ये प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लेंगे, जैसे मान लीजिए लेट्स से मेरा प्रॉफिट का परसेंटेज आ रहा है 20%, मेरा सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेंट्री था लेट्स से 1 लाख रुपए, एक बार के लिए अज्यूम करते हैं। तो मैंने यहां पर प्रॉफिट निकाल लिया, कितना आएगा 1 लाख का 20/20,000। नहीं, एक बार के लिए मानते हैं सेलिंग प्राइस पर है, अगर मान लो कॉस्ट पर होगा फिर आप कॉस्ट पे निकाल लोगे, उस पर कोई बहुत भारी चीज नहीं है, उस पर कोई नहीं, ऑब्वियसली नहीं, हम प्रॉफिट परसेंटेज खुद ही निकालेंगे, इसलिए हमको पता है। आपको प्रॉफिट परसेंटेज क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा, दिया रहेगा तब तो फिर वो बेहद आसान क्वेश्चन बन जाएगा। आप कुछ नहीं एज्यूम करोगे, आपको देगा ही देगा प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स या कॉस्ट, नहीं देता है तो प्रॉफिट परसेंटेज वो सेल्स पर है। किस पर है प्रॉफिट परसेंटेज, सेल्स पर है। तो प्रॉफिट परसेंटेज मान लो 20% दिया हुआ, वो सेल्स पर ही दिया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेंट्री आपका 1 लाख रुपए अगर दिया, प्रॉफिट आपने निकाल लिया 20,000, इसमें से आपने 1 लाख में से 20,000 माइनस कर दिया, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आया कितना, गया कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 80,000 रुपए। मेन इस क्वेश्चन में, इस टाइप क्वेश्चन में पंच पता है क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना। तो अब देखो, अब हमको जैसे इस वाले क्वेश्चन का था, हमको पूरे साल भर का सेल्स दे दिया, पूरे ईयर का हमारा सेल्स दे दिया, कितना दे दिया 22,45,500। आपने साथ साथ में ये भी निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ परचेज निकाल लिया, कितना निकाला स्टूडेंट्स आप लोगों ने, 16,340। आपको कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी पता है, कितना 87,500 शायद, याद है। हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यही होता है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा कैसे आता है स्टूडेंट्स, ये बताओ, हाउ डू वी कंप्यूट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं हमारे माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मैं ना जीपी यहाँ पर निकालने के लिए ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ये सब अलग अलग से नहीं लिखने वाला, मैं सिंपली यहाँ पे लिखने वाला प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा माइनस माइनस ये, अच्छा ये सारा का सारा तो फिर मेरा माइनस में ही है ना, इसको माइनस मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट। तो बेसिकली ये माइनस हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस हो जाएगा, मगर क्लोजिंग स्टॉक अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा, ये समझे ध्यान से, आपका ये प्रॉफिट आ जाएगा 22,45,500 माइनस ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं दिया हुआ है, माइनस परचेस अभी हम लोगों ने निकाला था कितना 16,96,340, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 87,500। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर माइनस माइनस होकर के प्लस हो जाएगा, कितना था ये 2,00,000
35,000। कितना आ जाएगा? 2,35,000। क्लोजिंग स्टॉक है वो सेलिंग प्राइस पर दिया हुआ है, तो इसको इसका भी ट्रीटमेंट मैं करूंगा। देखिए ये प्रॉफिट जब हम निकालते ना है तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा हम लोग एट कॉस्ट वाला लेते हैं, मगर ये वाला जो प्रॉफिट अभी हम निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, उसमें हमने क्लोजिंग स्टॉक कौन सा वाला लिया है? सेलिंग प्राइस वाला। तो जो प्रॉफिट का परसेंटेज है मेरा, उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स। हो जाएगा अभी जो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं प्लस सेल्स, सॉरी अपॉन सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक इनटू 100। मैं करवाऊंगा इस चीज को भी, पहले इतना पहले चीजों को पहले बताइए। ये आ रहा है मेरा 6,96,660, राइट। अच्छा अभी सुनिएगा ध्यान से। whenever whenever closing stock is given at selling price, ठीक है, इस केस में हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट अभी आप लोगों ने निकाला 6,96,660। सेल्स कितना आ रहा है मेरा? 22,45,000। एक 6 कम पड़ा है क्या? यही था ना? यस। सेल्स कितना था? 22,45,500। 22,45,500 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना था मेरा? 2,35,000। 24 पॉइंट कितना रहा? इंटू 100 भी तो करना है। गलत है। हाँ 28.09%, ये सही लग रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो मेरा इन्वेंट्री कितने का था? 2,35,500 का। 2,35,500। मेरा क्लोजिंग स्टॉक का सेलिंग प्राइस कितना था? 2,35,000। इसमें से अब देखो प्रॉफिट माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2,35,000 इंटू 28.09 अपॉन 100। सिक्स सेवन 915 माइनस कर दो 167,085। यही क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट। इस पर भी बेस्ड स्टूडेंट्स 2-3 क्वेश्चन है आपके बुक में, तो इसको प्लीज एक बार आप लोग ट्राई करिएगा। कुछ गलत आ रहा है मेरा? क्यों? ये 2,35 यहाँ तक सही है, 28.09 सही है। 2,35 का ये सही नहीं लगा है क्या? हाँ तो ये गलत आया ना। 2,35,000 इंटू 28.09%। हाँ ये गलत आया था। ये 66,015 था, सॉरी 66,012 था। ठीक है,
अच्छा स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और मैं करवाऊंगा, इन्वेंट्री टेकिंग पर बेस्ड है। जैसे क्या होता है कि जब हम इन्वेंट्री टेकिंग करते हैं तो नॉर्मली इन्वेंट्री टेकिंग हम एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं कर पाते। करना किस दिन चाहिए? एट द एंड ऑफ द ईयर। मगर एट द एंड ऑफ द ईयर का इन्वेंट्री टेकिंग हम लोग नहीं कर पा रहे थे, तो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे? एट द एंड ऑफ द ईयर का नहीं कर पा रहे थे, जिस दिन का भी करेंगे। मान लो ऐसा भी हो सकता है कि हम उसको पहले कर लें, हम उसको बाद में कर लें। जैसे मुझे इन्वेंट्री टेकिंग करनी है 31 मार्च, मेरा ईयर एंडिंग है, 31 मार्च को होनी चाहिए, मगर जरूरत नहीं 31 मार्च को ही कर ले जाए। हमने मान लो किया 10 अप्रैल को, तब किया हमने इन्वेंट्री टेकिंग मैंने किया है 10 अप्रैल को, ठीक है। और कब करना था, किस दिन का होना था मेरा? 31 मार्च को। अभी देखो 31 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में हुआ क्या होगा? कुछ सामान मेरा सेल हुआ होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, हम इन्वेंट्री लेंगे ऑन 10 अप्रैल, और जो भी मेरा सामान, अब देखो ये भी इन्वेंट्री जो आप लोग ऑन 10 अप्रैल, इसकी कॉस्ट होनी चाहिए। अब देखना है कि आपको कॉस्ट दिया है कि सेलिंग प्राइस दिया है। कॉस्ट ही देगा, नहीं तो पहले कॉस्ट, पहले उसका पहले निकालेना, मतलब उसका प्रॉफिट का परसेंटेज कुछ भी करके माइनस प्लस करके कॉस्ट निकालेना। फिर कॉस्ट में से फिर क्या करोगे स्टूडेंट्स, अब आपने जो इन्वेंट्री बेचा है उसका आप प्लस करोगे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री सोल्ड, आप उसको प्लस करोगे स्टूडेंट्स। और जो इन्वेंट्री आपने खरीदा है उसको माइनस, हर चीज को आप कॉस्ट पे दोगे स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा आपका इन्वेंट्री ऑन 31 मतलब ईयर है। क्या ये क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? तो देखिए आगे बात करें। अच्छा, ये भी एक सवाल है जो कि मुझे लगता है कि ये आपका पिछले टॉपिक से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको भी मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, इस सवाल को मैं हटा दे रहा हूँ। ये सवाल है जो कि अभी हम लोगों ने किया, ठीक है। इस टाइप के सवाल आपके बैक में काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, मतलब इलस्ट्रेशन के बाद वाले में। कोई भी इस टाइप के सवाल में अगर आपको दिक्कत हो फिर मेरे से प्लीज़ कंसल्ट करिएगा। आप लोग मुझे कभी भी अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं उसका रिवर्ट करता हूँ, मैं फिर से बता दूँ, मैं उसको बहुत एक्टिवली रिवर्ट करता हूँ। 9305907823 इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिए, ये हमारे ऑफिस का नंबर है। नॉर्मली व्हाट्सअप मेरे पास ही रहता है, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया से खींच के दीजिएगा। A trader prepared his account on 31st March every year due to some unavoidable reasons. Inventory taking would be possible till 15th March 2020 on which total cost of goods in go down. देखो अब यहाँ पर खुद ही क्या दिया हुआ है, टोटल, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 15 अप्रैल का कॉस्ट दे दिया 5 लाख रुपए। अब आपको कह रहा है कि आपने सेल्स किया था 4,41,000 रुपए इंक्लूडिंग कैश सेल्स को भी लेते हैं। आपने परचेसेस किया था कितने का इंक्लूडिंग कैश परचेस, और सेल्स रिटर्न था इतना, तो नेट सेल्स मेरा कितना हो गया? 4,10,000 में से 10,000 रुपए का सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स मेरा कितना हो गया? 4 लाख। तो अभी क्या करोगे, प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताया 20% ऑन सेल्स, तो प्रॉफिट का परसेंटेज माइनस कर दो, तो 4 लाख में से प्रॉफिट माइनस कर दो 20%, 80,000, 320 ऐड करना है और परचेज को माइनस करना है, सिंपल है बस, ठीक है। 10 इज अ गुड क्वेश्चन, आप लोग इसको ट्राई करिएगा एक बार घर पर, एंड देन ये चैप्टर भी आप लोग का हो जाएगा। Friends, with this we complete our inventory chapter as well. So आप लोग इसको भी करिएगा एक बार अच्छे से, राइट।